जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू चैप्टर 2 कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। है ना, सत्ता के समकालीन केंद्र। अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप सबों का मैं अपने चैनल मुफ्त में शिक्षा में स्वागत करता हूँ। सो विल गो after the end of the bipolar structure of world politics in early 1990s, it became clear that alternative centers of the political and economic power could limit America's dominance. तो 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। Thus, in Europe, the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations have emerged as force to reckon with. है ना, तो इससे क्या हुआ कि यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ है। While evolving regional solutions to their historical enmities and weaknesses, both the European Union and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज़ मेड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centers of power and assesses their possible role in the future. So, चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला है और इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। So the first topic is European Union, यूरोपीय संघ. As the Second World War came to an end, many of the Europe's leaders grappled with the questions of Europe. So जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान थे. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries or be reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए? The Second World War shattered many of the assumptions and structures on which the European states had based their relations. दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों की आपसी संबंध बने थे, है ना। तो जो रिलेशनशिप था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस आधार पे बना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बहुत टूट गया था. सो इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द ruin of their economies and destruction of the assumptions and structures on which Europe had been founded. 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था. सो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर. सो 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली. अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान. अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की. इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है.
reviving Europe economy, Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO. तो अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया. अंडर द मार्शल प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEEC was established in 1948 to channel aid to the Western European states. मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद दी गई. It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की. द काउंसिल ऑफ यूरोप, एस्टैब्लिश्ड इन 1949, वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉपरेशन. है ना. 1949 में क्या गठन हुआ? यूरोपीय परिषद राजनैतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ है. ये कौन सा? काउंसिल ऑफ यूरोप. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957. यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, है ना, और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ. This process acquired a political dimension with the creation of European Parliament. तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो गठन हुआ, इसके गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप भी प्राप्त कर लिया. The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of European Union in 1992. तो सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के स्थापना के रूप में हुई. द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी. यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्दा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया. द यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन. एक लंबे समय से बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया. The EU had started to act more as a nation state, while the attempts to have a constitution for the EU has failed. It has its own flag, anthem, founding date and currency. अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है. हालांकि जो यूरोपीय संघ है उसका एक संविधान बनाने की कोशिश थी जो असफल हो गई, लेकिन इसके बाद भी इसका अपना झंडा है, अपना गान है, स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा भी है. इट हैज़ ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग्स विद अदर नेशंस. ना अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है. द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू members, especially from erstwhile Soviet bloc. नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है. नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे. द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी फॉर पीपल इन मेनी कंट्रीज आर नॉट वेरी enthusiastic इन गिविंग द यूरोपियन यूनियन पावर्स दैट वेयर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री. परंतु यह प्रक्रिया आसान नहीं रही. अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी अब वो यूरोपीय संघ को दे दी जाए. ऐसा बहुत सारे लोग
नहीं थे तैयार। देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द EU, और यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। द EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। द यूरोपियन यूनियंस GDP इज प्रोजेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली $19.35 ट्रिलियन इन ईयर 2024। तो विश्व की यूरोपीय वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का जो GDP है लगभग 19.30-35 खरब डॉलर होने का अनुमान है ना। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। तो जो इसकी मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट्स विद द US एंड चाइना। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। Its economic power give its influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. So इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। It also function as an important bloc in international economic organizations such as World Trade Organization. तो यूरोप ये जो है यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। द EU हैज़ ऑल्सो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। यूरोपीय संघ का एक सदस्य का काफ़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। वन मेंबर ऑफ द EU, फ्रांस, होल्ड्स परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य जो है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। सो द EU इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, और इसके साथ ही यूरोपीय संघ कई और देश जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, है ना, वो भी इनमें शामिल है। This has enabled the European Union to influence over some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program. तो इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों के हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। So its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than coercion and military forces has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। मिलिटरली द यूरोपियन यूनियंस कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द US। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। वन यूरोपियन मेंबर स्टेट France also has nuclear arsenals of approximately 335 nuclear warheads. तो यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार हैं। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। So as a supranational organization, the EU is able to intervene in economic, political and social areas. So अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पे यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। But in many areas, its own member states have their own foreign relations and defense policies that are often at odds with each other. तो कभी कभी ऐसा भी होता है
है ना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मामलों में ऐसे मामले हैं जिसमें इनके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। Thus, Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of the European Union's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas Germany and France opposed American policy. तो इसका एक उदाहरण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उनके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे, और यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य भी अमेरिकी गठबंधन में थे। सो देयर इज ऑल्सो ए डीप सीटेड यूरोशेप्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूरोपियन यूनियंस इंटेग्रेशनिस्ट एजेंडा, है ना। तो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के बेसिकली जो यूरोपीय संघ के जो है कुछ इसमें जो यूरो है इसको लागू करने का वो जो एजेंडा है, कुछ लोग इसके कार्यक्रम से काफ़ी नाराज भी हैं। दस फॉर एग्जांपल ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर केप्ट द यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। तो इस तरीके से ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा था। डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द Maastricht Treaty and the adoption of euro, the common European currency. So डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। This limits the ability of the European Union to act in the matters of foreign relations and defense. तो इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता को सीमित करती है। तो जहाँ तक अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली ये बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है, बट बहुत सारे फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस रिलेटेड मैटर्स में यूरोपियन यूनियन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आई विल नॉट से कि उसमें असफल रहा, उसमें भी बहुत हद तक सफलता मिली है, बट कंपैरेटिव सफलता थोड़ी कम मिली है। और इसमें तो ब्रेग्जिट भी हो गया है, ब्रिटेन इससे एग्जिट भी कर लिया है। तो ये है आज की डेट में, आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।